हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। हमने आपको बताया था पहले कुछ एक्ट्स के बारे में, जैसे कि आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके पहले की भी पृष्ठभूमि बता दी थी कि कैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे और कैसे अपना शासन स्थापित कर लिए। व्यापारिक कंपनी के तौर पर, एक व्यापारिक निकाय के तौर पर अपना शासन स्थापित करने के बाद उन्होंने कैसे भारत में ज़्यादतियाँ की, और उन ज़्यादतियों का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को कुछ एक्ट बनाने पड़े, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और भी छोटे छोटे एक्ट्स थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही बताएंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ चुके थे। अब एक छोटा सा एक्ट था जो कि आपको संक्षेप में ऐसे ही बता देते हैं। 1786 का एक्ट था उस समय, और 1786 में एक और घटना हुई थी कि 1786 में ही आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो गवर्नर जनरल बंगाल के बनकर आए थे भारत, और उन्होंने एक मांग की थी कि उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं। उसके पहले जब कहा गया कि कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं उनको, और एक एक्ट था उसके तहत उन्होंने मांग की थी 1786 के, उसको चार्टर एक्ट कहा गया है। और उन्होंने कहा कि हमें कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इन्होंने दो मांगे यहाँ पर उठाई। और फिर 1793 की बात है, एक एक्ट पारित हुआ जिसमें कहा गया कि सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही नहीं, बाकी भविष्य में जितने भी आपके गवर्नर जनरल होंगे उनके लिए ये जो अधिकार है वो प्रदान किए जाएंगे, और उनको भविष्य के लिए विशेषाधिकारों में रखा जाएगा। और ऐसे विशेषाधिकार होंगे जो कि आपके मद्रास और जो आपका बम्बई था, उन प्रांतों में जो गवर्नर हुआ करते थे उनके विशेषाधिकार उनके अधीन रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो ऐसी बातें कही गई। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए, जो अंग्रेज़ भारत में व्यापार कर रहे थे, उनके लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए इनका जो व्यापार था वो बढ़ा दिया गया। अब ये 20 वर्ष की अवधि तक और ज़्यादा व्यापार कर सकते थे। और यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आया कि जितने भी एक्ट बनाए जा रहे थे, उन एक्ट में एक निर्णय लिया गया कि हर 20 वर्ष के बाद हर एक एक्ट का रिव्यू किया जाएगा। जो चार्टर एक्ट थे उनकी बात हो रही है। तो जैसे कि 1793 में बना, तो इसके बाद इसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, हर 20 वर्ष के बाद ऐसे ही करते एक्ट बने। और ये यहीं से प्रथा शुरू हुई थी कि हर 20 वर्ष के बाद जो जितने भी एक्ट होंगे, जो चार्टर एक्ट होंगे, उनका रिव्यू किया जाएगा। और फिर इसके बाद 1813 में एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट। यहाँ पर कई बड़े डिसीजंस लिए गए। पहला डिसीजन ये कि जो कंपनी का एकाधिकार चला आ रहा था उसको समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। बात यहीं से शुरू होती है। चार्टर एक्ट में डिसीजन लिया गया कि कंपनी का एकाधिकार, कि जो आपके कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 में। अब एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब ये नहीं था यहाँ पर कि ये लोग व्यापार करेंगे ही नहीं। एकाधिकार का मतलब हुआ कि सिर्फ यही व्यापार नहीं करेंगे, इनके साथ और लोग भी व्यापार करेंगे जिनको पहले अनुमति नहीं दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब इनके एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, तो जो ब्रिटिश जो एक प्रकार का जो व्यापारिक वर्ग था जो कि ब्रिटेन में उभर कर रहा था, उनके लिए एक प्रकार से रास्ता साफ हो गया और वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। यहाँ से एक बात और समझ आई, वो ये कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का भारत में राज नहीं है। जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में बैठी है, अब उसकी प्रभुता स्पष्ट होने लगी थी। ब्रिटेन की सरकार ने ये एक जवाब दे दिया था कि भारत में अगर तो आप शासन कर रहे हैं तो हमारी बदौलत। आप ये ना समझिएगा, आप इतना मत उड़िएगा कि कंपनी ने भारत में शासन स्थापित किया है तो भारत में ही शासन कर रहे हैं। अर्थात वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपनी प्रभुता को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन सरकार के हाथ में ही रहकर आप कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। आप अब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं, आपके ऊपर भी कोई शक्ति बैठी है और वो हूँ मैं। ऐसा कौन बोल रहा था? ब्रिटेन के राजा, जो ब्रिटेन की सरकार थी। उसका रीज़न ये था
इनको प्रेशर में आना पड़ा, दबाव में आना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ का व्यापारिक वर्ग था वो इनके खिलाफ था, कंपनी वालों के। और अब उनके लिए रास्ता साफ हो गया था। जो व्यापारिक वर्ग फड़फड़ा रहे थे व्यापार करने को भारत में, सिर्फ उसके बाधक क्या बन रहा था, ये कंपनी उनके बीच, उनके व्यापार करने के बीच। अब वो एकाधिकार समाप्त हो गया। तो दो कंडीशन यहाँ पे हुई, एक तो एकाधिकार समाप्त हुआ और राजा की प्रभुता का स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो प्रभाव था वो दिखने लगा था। लेकिन जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो चाहते थे व्यापार करना, उनके लिए रास्ता तो साफ हो गया। उनके लिए समस्या आ गई कि भारत में तो व्यापार हम कर ही लेंगे, लेकिन व्यापार करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि 1764 से जब से बक्सर का युद्ध हुआ से लेकर के 1813 तक, इस चार्टर एक्ट तक, एकाधिकार समाप्त होने तक उनका तो एकाधिकार चल रहा था, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। वो भारतीयों की किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ध्यान दीजिएगा, जो भारत के संस्कृत के मूल तत्व थे उनको बिना ठेस पहुंचाए, उनमें बिना हस्तक्षेप किए अपना शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। अब इनके लिए समस्या आई, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो खुद शासन प्रशासन संभाल सकते थे। अब ये नए आए थे, इनको कुछ समझ तो थी नहीं इन व्यापारियों को। इन्होंने सोचा कि अगर हमको भारत में एक लंबे समय तक रुकना है, एक लंबे समय तक व्यापार करना है, ठहरे रहना है, शासन प्रशासन चलाना है, तो हमें इनके दिमाग को समझना पड़ेगा, इनके रीति रिवाजों में जाकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इनको पाश्चात्य शिक्षा का पूरी तरीके से मतलब परावर्तन करा देना है, पाश्चात्य शिक्षा में इनको बदल देना है। अर्थात इनका जो ब्रेन है वो वॉश कर देना है, ऐसा ब्रेन वॉश करना है कि अंग्रेजों के गुणगान गाएं, अंग्रेजी बोलने लगें, अंग्रेजों की जो रीति रिवाज है उनका पालन करने लगें। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जानते नहीं थे महाभारत क्या है, रामायण क्या है, वो तो बाइबल से परिचित थे। तो उनको रामायण पढ़ने में टाइम क्या लगेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम उनको अपनी बाइबल जरूर पढ़ाएंगे, एज ए एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्थात वो जो भारतीय थे उनको अंग्रेज बनाना चाहते थे, वो अंग्रेज भारतीयों में मिलना नहीं चाहते थे कि हम भारतीय रीति रिवाज को अपना लें। वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो हमारे अंग्रेजी रीति रिवाज को अपना लें और हमारे हिसाब से चलें, जैसा हम कहें वैसा करें भारतीय। अब आप समझ सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और आप हमें ही अपने अंडर में करना चाहते हैं। वो ऐसे करे हुए भी थे, लेकिन हालांकि धार्मिक सांस्कृतिक नीति में हस्तक्षेप नहीं हो रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया। यहीं से एक दौर शुरू हुआ भारत में पाश्चात्य शिक्षा का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रभाव था वो किस चार्टर एक्ट से हुआ, 1813 के, और भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने का कार्य किया। भारत के लोगों में जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने धर्मांतरण कराने की भी प्रक्रिया एक प्रकार से शुरू कर दी थी कि आइए आप हमारे धर्म को अपनाइए, आप ईसाई धर्म को अपनाइए, आप भारतीय धर्म को, वो जो हिंदू धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसको ड्रॉप कीजिए, आप हमारे अनुसार कार्य करिए। आप क्योंकि वो चाहते थे कि जब इनका ब्रेन वॉश हो जाएगा तो हमारे हिसाब से कार्य करेंगे, हमारे हिसाब से जो हमारा व्यापार होगा वो फलेगा फूलेगा। यहाँ पर और भी बहुत बड़ी आगे की कहानी है कि कैसे मैकाले ने एक रणनीति बना ली थी, लॉर्ड मैकाले ने, कि कैसे शिक्षा का आदान प्रदान करना है, किस शिक्षा का आदान प्रदान करना है। बहुत बड़ी कहानी है, ये आपको आधुनिक भारत में कभी पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उनको ध्यान देना है और इसके पीछे के पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ एक पॉइंट लिखा है कि 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। इतना पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा अगर आप एक बौद्धिक छात्र हैं तो यहाँ पर इस कानून ने भारत में एक और परिवर्तन कर दिया। वो परिवर्तन था पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य प्रभावों का, और उसके साथ जो सरकारी ब्रिटिश व्यापारी थे, सरकार जो मतलब ब्रिटिश के जो सरकार के अंडर में रहते थे, उन्होंने एक और काम किया कि जो अपना राजस्व, जो अपनी आय थी, उसको कमाने का काम इन भारतीयों के माध्यम से किया। वो तो पहले से लूट रहे थे बंगाल में, लेकिन अब पूरी तरह से निर्भर हो गए थे
कि हमको अपने पास से 1 रुपया नहीं लगाना है, जो है सब भारत का है और मेरी आय है। मतलब भारतीयों के खजाने में हाथ डाल डाल के रुपया निकालने की जो प्रयत्न था वो यहां पर आकर अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। तो ये थी आपके 1813 के जो चार्टर एक्ट थे उनके कुछ मुख्य बिंदु। और अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें 4 बहुत बड़े परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन हुआ, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल होता था अब उसको बदल के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक आपके पहले भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, शब्द पे फोकस, वो बंगाल के गवर्नर जनरल इससे पहले चल रहे थे, यहाँ पर आकर आपके भारत के गवर्नर जनरल हो गए। ये तो एकदम क्लियर पॉइंट है, इसमें कुछ स्टोरी भी नहीं बतानी है कि क्या कैसे करना है। परिवर्तन एक और हुआ, जो व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रहा था, जो प्रशासनिक इकाई के रूप में कंपनी काम कर रही थी, उसमें से व्यापारिक निकाय को हटा दिया गया, क्योंकि अदर कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अदर कंपनीज जो थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, तो ऐसा समझा गया कि जब ये व्यापार कर ही रही हैं तो एक स्पेसिफिक, एक स्पेशलाइज्ड ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, या ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि प्रशासनिक सेवा को देख सके, जो कि राजनीतिक कार्यों को देख सके, जो उसका प्रशासन चला सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बना दिया गया। 1833 में यह हुआ चार्टर एक्ट के द्वारा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों निकाय देखती थी, दोनों क्षेत्रों को देखती थी, अब सिर्फ वो एक प्रशासनिक निकाय के रूप में भारत में काम करेगी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ, यहाँ पर कुछ विशेषाधिकार थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल गए। एक प्रकार से कह दीजिए कि जो विधायिका का काम करते थे, जो आपके मद्रास और बम्बई थे, इनको विधायिका के काम से, यानी कि कानून बनाने के काम से वंचित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि आप कानून बना सकते थे, आप जो विधायिका के कार्य थे वो कर सकते थे, लेकिन अब चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया कि बम्बई और मद्रास ऐसा नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकते। अर्थात जितनी शक्तियाँ थी भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गईं, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था इस एक्ट से पहले। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा 1833 में। जो सिविल सेवा की परीक्षा होती, जिसको आप लोग यूपीएससी कहते हैं, उसके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हालांकि जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसने इसमें व्यवधान डाला और ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन एक बात तो उठी थी ना कि भारतीयों को भी यहाँ पर, पहले क्या था कि सिर्फ अंग्रेजी यहाँ पर आते थे इस क्षेत्र में, लेकिन अब भारतीयों को अधिकार मिलेगा क्योंकि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका था। प्रस्ताव था जो उसको पारित किया जा चुका था, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज भी हो गया। पारित करने की बात तो उठी, मात्र प्रस्ताव ही रह गया और ये प्रस्ताव खारिज हो गया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उसने इस प्रस्ताव को उसमें व्यवधान उत्पन्न किया और इसको अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी। इस कारण ये जो प्रस्ताव था वो लागू नहीं हो सका। हालांकि पारित होने की कगार पर आ गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ने जो व्यवधान डाला उसके पीछे पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो ये 4 जो बदलाव थे 1833 के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा और टू द पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। एज ए स्टोरी मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और जैसे जैसे शब्द हमारे मुँह से निकलते गए, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार रिस्टार्ट करके जो हमने बोला है आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, आगे के जो एक्ट होंगे, जो अभी आपका 1857 का स्वतंत्रता आएगा, इससे पहले 1853 का भी एक्ट आएगा, तो पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।